आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी 2022 सुप्रीम कोर्ट। और 3 जजेस बेंच थी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस ए एस बोपन्ना एंड जस्टिस जे बी पारदीवाला ने एक यूनानिमस डिसीजन में ये होल्ड किया कि एक अनमैरिड वुमन को, एक जो जिसने शादी नहीं की है, एक जो सिंगल वुमन है, उसका जो डिसीजन है अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, उसका उतना ही अधिकार है अपनी बॉडी पे जितना एक मैरिड औरत का उसकी बॉडी पे है, राइट। तो पहले क्या था, क्योंकि हमारा हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक मैरिड और अनमैरिड वुमन दोनों के सेक्सुअल राइट्स को बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है, राइट। तो लॉज भी उसी तरीके से बने थे, और जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसमें भी कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जहाँ पे मैरिड वुमन और अनमैरिड वुमन को कुछ लेवल्स पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो देखेंगे अभी हम वो क्या चीज़ें हैं। पहले समझते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको चैलेंज किया गया था इस जजमेंट में। तो एक है आपका सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का, जिसको हम MTP एक्ट भी बोलते हैं। एक है हमारा रूल 3B, वही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स हैं 2003 के, ठीक है। उसका ये जो रूल नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे इन दोनों को हम इंटरप्रेट करेंगे वो देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि कितनी टाइप की सिचुएशन है जहाँ टर्मिनेशन अलाउड है। देखिए 3 टाइप की सिचुएशन है। पहली टाइप की सिचुएशन जहाँ पे प्रेगनेंसी 20 वीक से कम की है, ठीक है। उस केस में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होता है, और मेडिकली जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट की जा सकती है। अच्छा, बाय द वे, बिफोर वी डिस्कस दिस, आई रियली वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अबॉर्शन और मिसकैरेज में क्या डिफरेंस है। क्योंकि IPC के अंडर कॉजिंग मिसकैरेज इज़ अ क्राइम, इज़ एन ऑफेंस, राइट। आप मुझे सेक्शन नंबर बताओ कि कहाँ पर है ये। बट यहाँ पे तो अबॉर्शन अलाउड है, तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हुआ जो IPC बोल रहा है और जो MTP एक्ट बोल रहा है? सो यू हैव टू टेल मी कि इसका क्या रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये टाइप की प्रेगनेंसी हो गई जो अलाउड है। दूसरी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो 20 वीक से तो ज़्यादा है पर 24 वीक से कम है, ठीक है। इस केस में क्योंकि ये थोड़ी ऑब्वियसली एडवांस स्टेजेस होती हैं, तो यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन चाहिए पड़ती है, ठीक है। और उसमें वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ये बताते हैं कि क्यों जो टर्मिनेशन है वो ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में कोई ऐसा रिस्क है क्या जो प्रेग्नेंट औरत की लाइफ को अफेक्ट करेगा, है ना, या अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो उसको फिजिकली या मेंटली काफ़ी ग्रेव इंजरीज हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरी सिचुएशन हो सकता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, फ़र्क नहीं पड़ता कि 20 वीक्स है या 24 वीक है या उसके बियॉन्ड है, अगर there is a substantial risk, there's a substantial risk, all right, that the child if born, अगर बच्चा पैदा हो जाता है, then he will suffer from a serious physical or mental abnormality. तो अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, देन इन सच अ केस देयर इज नो टाइम लिमिट, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, कोर्ट ने क्या बोला और क्या था। देखिए इसकी अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो मेन जो फंडा है वो 20 से 24 तक के वीक्स के कॉन्सेप्ट के बीच में। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो चलो जो MTP एक्ट है वो ना, वो एक बहुत ही जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज़ करता है, वो वर्ड पार्टनर यूज़ करता है। अगर आप देखोगे ना तो 1971 के एक्ट में द वर्ड पार्टनर हैज़ बीन यूज्ड। तो 20 वीक्स तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, पर 20 से 24 वीक्स के टाइम पे जो अधिकार है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, वो सिर्फ कुछ ही परिस्थितियों में अलाउड है। वो परिस्थितियां क्या है?
वो दिया हुआ है आपके रूल 3B में। वो कैटेगरीज दी गई हैं जहाँ पर एक औरत को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन दी गई है। और वो क्या कंडीशंस है? वो कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर मान लीजिए जो औरत है वो एक सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर है, ठीक है, मान लीजिए उसके साथ रेप हुआ है या मोलेस्टेशन हुआ है एंड देन शी गेट्स प्रेग्नेंट, देन इवन इफ वो 24 हफ्तों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, शी विल गेट द राइट टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस हुआ है ना, डिवोर्स हो गया है उसका और फिर उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी या डेथ हो गई है, वो विडो बन गई है, तो उस केस में अगर 24 हफ्ते से ज़्यादा हो भी गई है फिर भी उसके पास राइट होगा कि वो टर्मिनेट कर पाए, ठीक है। अब मैं ये इन और भी सारी चीज़ें हैं बट मैं इन 2 चीज़ों पे आप डिस्कस करूँगी। क्यों? क्योंकि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने इसी चीज़ को थोड़ा वाइडली इंटरप्रेट करते हुए बोला और बोला कि अगर आप बोल रहे हो कि चेंज ऑफ स्टेटस है ना, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, तो इसको आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, है ना। हमने पढ़ा ना स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन। क्यों स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते? क्योंकि इसका पूरा जो इंटेंशन है एमटीपी एक्ट का, वो इंटेंशन है कि सेफ अबॉर्शन हो सके। और अगर आपने इसको बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट कर लिया, और हमने देखा है ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस होते हैं, इनका पर्पस ये होता है कि अगर मान लो एमटीपी एक्ट किसके बेनिफिट के लिए बना है? औरत के बेनिफिट के लिए बना है ना। तो अगर ये इसका पर्पस है कि औरत को वेग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन से बचाना चाहिए, है ना, उसको उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लगा देना कि नहीं नहीं नहीं, अबैंडेंड तो सिर्फ विडो ही हो सकती है या डिवोर्स ही हो सकती है ना, सिंगल औरत नहीं हो सकती अबैंडेंड, तो ये तो गलत इंटरप्रिटेशन हो गया और बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन हो गया। वॉट अबाउट अ वुमन हु इज़ लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप? हो सकता है उसके पार्टनर ने उसको बहुत अब्यूज़ की और छोड़ के चला गया, उसको अबैंडन कर दिया, क्या उसके पास अधिकार नहीं होना चाहिए 24 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने का? तो कोर्ट ने बोला, और स्पेशली जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़ा स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन बोली है जिसमें उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड to ask a woman who has been deserted by their partner to undergo a full term pregnancy, and have a child. उसको नहीं करना, ये उसको उस पर तो डबल टॉर्चर हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ें उन्होंने बोली और उन्होंने बोला कि वॉट एवर अ वुमन डिसाइड्स, उसकी बॉडी है, उसका अधिकार, उसको जो करना है, हर बॉडी हर चॉइस, ऑल राइट। तो ये सारी चीज़ें थी जो कोर्ट ने बोली। इसकी जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही था कि एक मैरिड और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इस केस के बाद। इस केस के बाद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैरिटल रेप को रेकग्नाइज़ किया। कैसे रेकग्नाइज़ किया? मैंने आपको बताया कि कुछ कैटेगरीज दी गई हैं जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट एक कैटेगरी है ना, या रेप है या सेक्सुअल असॉल्ट है। तो बोला गया है कि उस कैटेगरी के लिए, मान लीजिए कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ये दोनों मैरिड हैं और इसने इस पे मैरिटल रेप किया, क्योंकि मैरिटल रेप अभी तक कोई ऑफेंस तो है नहीं, तो मान लीजिए कुछ ऐसे फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट। नाउ शी डज नॉट वांट टू बेयर दिस चाइल्ड, क्योंकि ये एक असॉल्ट का नतीजा है, सेक्सुअल या रेप का नतीजा है। तो वैसे तो वो उसको वो नहीं कर सकती, उसके ऊपर केस नहीं कर सकती रेप का, पर वो अपनी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन मांग सकती है मैरिटल रेप के ग्राउंड में। तो आप देख रहे हो कितने कैसे इनडायरेक्टली इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और इट कैन बी वन ऑफ द वेज through which we can actually have this as a ground for डिवोर्स तो चलिए, डिवोर्स में तो एनीवे ग्राउंड था क्योंकि क्रूअल्टी के तौर पे आप इस पर डिवोर्स ले सकते हो, बट वी कैन क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप थ्रू दिस। मे बी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, वी नेवर नो, राइट। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी की इस जजमेंट ने बॉडीली और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को एक प्रेग्नेंट औरत की वो री इन्फोर्स किया है, ठीक है। और ऑब्वियसली एमटीपी एक्ट को एक एक्सपेंसिव इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन दिया है रादर देन रिस्ट्रिक्टिव। तो ये एक बहुत ही बड़ा लीप है जो हमारी जुडिशरी ने लिया है, एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप
towards the freedom of the autonomy, और ये जो हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, औरत आदमी किसी की भी, आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ प्रोग्रेसिव जजमेंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए. कोई डाउट है तो आप उसमें पूछिए. आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो. दिस विल डेफिनेटली मोटिवेट मी, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट. ओके.